जिस दिन आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिले, जिसका सपना आपने सालों से देखा था, ठीक उसी पल आपको पता चले कि आपकी माँ के पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मंच पर जाएंगे या अपनी मरती हुई माँ के आखिरी पलों को थामने के लिए सब कुछ छोड़ देंगे? आज की कहानी एक ऐसी 16 साल की लड़की की है जिसके जीवन में एक तरफ चमकती हुई लाइट्स थीं और दूसरी तरफ मौत का भयानक अंधेरा। अपनी धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि आज का ये इमोशनल थ्रिलर आपकी आंखों में आंसू और दिल में गहरा सस्पेंस छोड़ जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है न्यू जर्सी के एक साधारण से उपनगर में रहने वाली 16 साल की सोफी बिरेनबाम। सोफी स्वभाव से बेहद संकोची, भावुक और थोड़ी अंतर्मुखी लड़की है। वो अपने स्कूल के थिएटर क्लब को अपनी दुनिया मानती है। जब भी वो मंच पर होती है, उसे लगता है कि वो अपनी सारी झिझक भूलकर खुल सकती है। घर में उसके पिता टेड हैं, जो एक पारंपरिक यहूदी डेली रेस्टोरेंट चलाते हैं और दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं। साथ ही घर में 2 नटखट छोटे जुड़वा भाई कालेब और एथन हैं, और उसके दादा डेल और दादी लिंडा आसपास ही रहते हैं। लेकिन सोफी की पूरी रूह और उसका दिल सिर्फ एक इंसान से जुड़ा है, उसकी माँ एलिजाबेथ कुछ साल पहले कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़कर जीत चुकी थी। उस वक्त के खौफनाक इलाज और अस्पताल के चक्करों ने परिवार को अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन अब एलिजाबेथ पूरी तरह स्वस्थ दिखती थी। घर में खुशहाली लौट आई थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। स्कूल में मशहूर ब्रॉडवे म्यूजिकल प्ले वेट्रेस का मंचन होने का ऐलान होता है। सोफी कई हफ्तों से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके शीशे के सामने गानों का अभ्यास कर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत कभी ये सोचने की नहीं हुई कि उसे मुख्य किरदार जेना का रोल मिल सकता है। स्कूल की सबसे चर्चित और सुंदर लड़की मैलोरी सिंक्लेयर को ही हमेशा लीड रोल्स मिलते थे, इसलिए सोफी ने खुद को सिर्फ एक छोटे से साइड रोल डॉन के लिए तैयार किया था। ऑडिशन के दिन स्कूल का ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। सोफी बैकस्टेज पर खड़ी अपनी बारी का इंतजार करते हुए घबराहट में अपने हाथ मल रही थी। ठीक उसी वक्त उसकी जैकेट की जेब में रखा फोन वाइब्रेट होने लगा। उसके पिता टेड की ये पुरानी आदत थी कि वे फोन जेब में रखकर भूल जाते थे और गलती से डायल हो जाता था। सोफी ने सोचा कि शायद घर से कोई सामान्य कॉल होगी। उसने फोन उठाया और कान से लगा लिया। फोन के दूसरी तरफ से टेड की भारी लड़खड़ाती आवाज सुनाई दी। वो किसी से रोते हुए बात कर रहे थे। सोफी ने ध्यान से सुना तो उसे एहसास हुआ कि टेड अस्पताल के एक वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ से बात कर रहे थे। डॉक्टर की सख्त और गंभीर आवाज फोन से गूंज रही थी, मिस्टर बिरेनबाम, हमें बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एलिजाबेथ का कैंसर वापस लौट आया है। ये बहुत ज्यादा आक्रामक है और उनके फेफड़ों और हड्डियों तक फैल चुका है। अब कीमोथेरेपी काम नहीं करेगी। उनके पास जीने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। ये सुनते ही सोफी के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। जिस डर को उसने सालों पहले पीछे छोड़ दिया था, वो दोबारा खड़ा था। उसकी मां मरने वाली थी और घर का गहरा सन्नाटा सोफी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो ऑडिटोरियम के पिछले दरवाजे से भागने ही वाली थी कि तभी ड्रामा टीचर MS पार्कर की तेज आवाज लाउड स्पीकर पर गूंजी, नेक्स्ट सोफी बिरेनबाम। सोफी लड़खड़ाते कदमों से स्टेज के बीचों बीच पहुंची। ऊपर लगी तेज पीली लाइटें उसकी आंखों पर पड़ रही थीं। सामने जजों की टेबल पर मिस पार्कर अपनी डायरी लिए बैठी थी। पियानो की धुन बजनी शुरू हुई। सोफी का गला सूख चुका था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके अंदर का सारा दर्द, मां को खोने की दहशत और दिल चीर देने वाली बेबसी सुरों के रूप में फूट पड़ी। वो कोई बनावटी अभिनय नहीं कर रही थी, वो सचमुच अपने अंदर के खालीपन को उस गाने में उड़ेल रही थी। जब गाना खत्म हुआ तो पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। मिस पार्कर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने तुरंत अपनी कलम नीचे रखी और उठकर तालियां बजाईं। अगले दिन जब नोटिस बोर्ड पर कास्टिंग लिस्ट लगी तो स्कूल में सनसनी फैल गई। मैलोरी सिंक्लेयर को पछाड़कर 16 साल की अनजान सोफी को लीड रोल जेना मिल चुका था। इतना ही नहीं, कहानी में उसके लवर डॉक्टर पोमाटर के किरदार के लिए जैक डेविस को चुना गया था, वही लड़का जिसे सोफी 9वीं क्लास से चुपचाप पसंद करती थी। लेकिन इस चमत्कारी कामयाबी की खुशी सोफी के चेहरे पर नहीं थी। जब वो शाम को घर लौटी तो उसने देखा कि घर का माहौल बहुत अजीब था। पिता टेड किचन में खाना बनाते हुए झूठी मुस्कान बिखेर रहे थे। दादा दादी सोफे पर चुपचाप बैठे थे और माँ एलिजाबेथ एक कंबल ओढ़े गर्म चाय पी रही थी। एलिजाबेथ ने सोफी को देखते ही गले लगा लिया और कहा, मेरी बच्ची, मुझे पता चला कि तुम्हें लीड रोल मिला है। मुझे तुम पर गर्व है। सोफी ने अपनी माँ की आंखों में देखा। वहां बीमारी की गहरी थकान थी, लेकिन साथ ही एक गहरा राज भी था। सोफी को तुरंत समझ आ गया कि उसके माता पिता उससे सच छुपा रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि मां की बीमारी की खबर सोफी के इतने बड़े सपने को तोड़ दे। सोफी ने भी तय किया कि वो अपनी मां के सामने अनजान बने रहने का ढोंग करेगी, ताकि उसकी मां को ये न लगे कि उसकी बीमारी ने उसकी बेटी की खुशियां छीन ली हैं।
इस तरह एक ही छत के नीचे दो लोग एक दूसरे से सबसे बड़ा दर्द छुपाने का झूठा खेल खेलने लगे। दिन बीतने लगे और प्ले के प्रीमियर की तारीख नजदीक आने लगी। स्कूल में रिहर्सल्स बहुत कठिन होती जा रही थीं। मिस पार्कर एक परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर थीं और वे सोफी से हर सीन में 100% इमोशन चाहती थीं। उधर जैक डेविस के साथ रोमांटिक सीन्स करते वक्त सोफी की धड़कनें तेज हो जाती थीं। जैक एक संवेदनशील लड़का था। उसने नोटिस किया कि सोफी जब भी स्टेज पर हंसती है, उसकी आंखों में कोई गहरा अनकहा दर्द छिपा होता है। दोनों के बीच धीरे धीरे एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनने लगा। लेकिन सोफी की निजी जिंदगी बिखर रही थी। उसकी सबसे पुरानी दोस्त कैरोलिन अपनी गर्लफ्रेंड एरिन के साथ किसी निजी विवाद में उलझ गई और उसने प्ले के बैकस्टेज क्रू से इस्तीफा दे दिया। अब सोफी के पास स्कूल में अपनी बात कहने के लिए कोई नहीं बचा था। एक दिन मिस पार्कर ने सोफी को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने कहा, सोफी, तुम्हारा किरदार जेना एक ऐसी औरत का है जो अपनी पहचान खो चुकी है। जब तुम शी यूज्ड टू बी माइन गाती हो तो मुझे उसमें एक माँ का दर्द चाहिए। आज रात घर जाओ और अपनी माँ से पूछो कि जब वो तुम्हारी उम्र की थी तो उनके क्या सपने थे और माँ बनने के बाद उन्होंने क्या खोया। उस रात सोफी अपनी माँ के कमरे में गई। एलिजाबेथ बहुत कमजोर दिख रही थी। उसके बाल झड़ने लगे थे और चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। जब सोफी ने उससे ये सवाल पूछा तो एलिजाबेथ मुस्कुराई। उसने अपनी पुरानी अलमारी से एक खूबसूरत विंटेज फ्लोरल ड्रेस निकाली। एलिजाबेथ ने कहा, ये ड्रेस मैंने तब पहनी थी जब तुम इस दुनिया में आई थी। सोफी, मैंने कभी कुछ खोया नहीं। तुम्हें पाकर मुझे मेरी पूरी दुनिया मिल गई थी। जिंदगी कभी कभी बहुत बेरहम होती है, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने हिस्से की रोशनी खुद ढूंढनी पड़ती है। सोफी अपनी माँ की गोद में सिर रखकर चुपचाप रोने लगी। रात को जब सब सो जाते, सोफी अपने कानों में हेडफोन लगाकर तेज आवाज में गाने सुनती ताकि बगल के कमरे से आने वाली माँ की कराहें और पिता के सिसकने की आवाजें उसे सुनाई न दे। हर साल गर्मियों की शुरुआत में बिरेनबाम परिवार समुद्र किनारे अपने एक पुराने वेकेशन होम में जाया करता था। ये उनकी पारिवारिक परंपरा थी, जहां वे सब मिलकर बीच पर सनसेट देखते और पुरानी यादें ताजा करते थे। इस साल भी सोफी उम्मीद कर रही थी कि शायद वे एक आखिरी बार वहां जा पाएंगे। लेकिन प्ले से ठीक 4 दिन पहले एलिजाबेथ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे खून की उल्टियां हुई और उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब किसी भी तरह का सफर जानलेवा हो सकता है। टेड ने घर आकर भारी मन से वेकेशन कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। ये खबर सोफी के लिए किसी पहाड़ के टूटने जैसी थी। उसे लगा कि उसकी माँ की जिंदगी के आखिरी सुनहरे लम्हे भी इस बीमारी ने छीन लिए हैं। अगले दिन स्कूल में फाइनल ड्रेस रिहर्सल थी। पूरे कॉस्ट्यूम्स, मेकअप और लाइट्स के बीच सोफी स्टेज पर उतरी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। जब जैक ने अपना डायलॉग बोला तो सोफी बिल्कुल खामोश खड़ी रही। वो अपनी लाइनें भूल चुकी थी। मिस पार्कर ने पीछे से टोका, सोफी, फोकस करो। क्या हो गया है तुम्हें? मिस पार्कर की ये बात सुनते ही सोफी के सब्र का बांध टूट गया और चिल्लाते हुए बोली, मैं नहीं कर सकती ये सब नाटक है, बिल्कुल झूठा। और वो स्टेज छोड़कर रोते हुए स्कूल से बाहर भाग गई। वो भागते हुए सीधे अपने घर पहुंची। घर के लिविंग रूम में एलिजाबेथ अकेली बैठी थी और चिल्लाकर रोने लगी, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं जानती हूं कि आप ठीक नहीं हैं। मैं जानती हूं कि आप हमें छोड़कर जाने वाली हैं। फिर आप सब मेरे सामने यह दिखावा क्यों कर रहे हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। एलिजाबेथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी कांपती बाहों से सोफी को सीने से लगा लिया। उस रात माँ और बेटी के बीच का हर पर्दा हट गया। एलिजाबेथ ने रोते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें डर से बचाना चाहती थी सोफी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मौत का साया तुम्हारे सपनों को निगल जाए। लेकिन अगर तुम इस डर से हार कर बैठ जाओगी तो मेरी ये पूरी जिंदगी और मेरी लड़ाई बेकार चली जाएगी। मैं तुम्हें मंच पर अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। स्कूल का भव्य ऑडिटोरियम माता पिता, छात्रों और शहर भर के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बाहर कारों की लंबी कतारें लगी थीं। बैकस्टेज पर गहमा गहमी थी। लड़के अपने सूट ठीक कर रहे थे और लड़कियां मेकअप में व्यस्त थीं। सोफी अपने जीना वाले वेटर के कॉस्ट्यूम में ड्रेसिंग रूम में बैठी थी। उसने अपनी माँ के लिए सबसे आगे वाली रो में सेंटर की सीट नंबर 12 रिजर्व करवाई थी। शो शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। तभी टेड अकेले बैकस्टेज पर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। टेड ने सोफी के पास जाकर रुंधे गले से कहा, सोफी, तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई है। वो बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही हैं। डॉक्टर घर पर ही हैं। वो आज यहां नहीं आ पाएंगी। ये सुनते ही सोफी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस एक इंसान के लिए उसने ये पूरी जंग लड़ी थी, वही आज उस सीट पर नहीं होगी। सोफी के दिमाग में सन्नाटा छा गया। उसने जैकेट उठाई
और ऑडिटोरियम के फायर एग्जिट वाले पिछले दरवाजे से अंधेरे में बाहर भाग निकली। पीछे बैकस्टेज पर हड़कंप मच गया। मिस पार्कर बदहवास होकर चिल्लाने लगी, सोफी कहाँ गई? लीड एक्ट्रेस गायब है। वो सीधे दौड़कर अपनी माँ के बेडरूम में घुसी। एलिजाबेथ। सोफी उसकी गोद में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मॉम, मैं प्ले छोड़कर आ गई हूँ। मुझे किसी शो में नहीं जाना, मुझे कोई तालियां नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी आखिरी सांस तक आपके पास रहना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत और ठहराव था। उसने कहा, सोफी, थिएटर की एक पुरानी रीत है, स्टेज पर जाने से पहले कभी किसी को गुड लक नहीं कहते, क्योंकि गुड लक का मतलब है कि तुम किस्मत पर निर्भर हो। थिएटर में हमेशा कहते हैं, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग। इसका मतलब है कि जिंदगी तुम्हारी टांगें तोड़ भी दे तो भी तुम्हें घिसटते हुए स्टेज पर जाना है और अपना किरदार पूरा करना है। एलिजाबेथ ने सोफी की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम आज उस स्टेज पर नहीं गई तो मैं समझूंगी कि कैंसर ने सिर्फ मेरे शरीर को नहीं मारा, बल्कि उसने मेरी बेटी की आत्मा को भी मार डाला। जाओ सोफी, मेरे लिए गाओ। मां के इन शब्दों ने सोफी के अंदर एक सोई हुई शेरनी को जगा दिया। ठीक उसी वक्त जैक अपनी गाड़ी लेकर सोफी के घर के बाहर पहुंच गया था। सोफी दौड़कर बाहर निकली और जैक की कार में बैठ गई। स्कूल के ऑडिटोरियम में मिस पार्कर दर्शकों से माफी मांगकर शो रद्द करने का ऐलान करने ही वाली थी कि सोफी हांफते हुए स्टेज पर चढ़ गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मिस पार्कर ने राहत की सांस ली और तुरंत साउंड इंजीनियर को इशारा किया। स्टेज की मुख्य लाइट सोफी के चेहरे पर पड़ी। ऑर्केस्ट्रा ने शी यूज्ड टू बी माइन की धुन बजानी शुरू की। सोफी ने जैसे ही गाना शुरू किया, उसकी आवाज में ऐसा दर्द, ऐसी गहराई और ऐसा जुनून था जिसने पूरे हॉल के हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। वो सिर्फ एक गाना नहीं गा रही थी, वो अपनी माँ के जीवन, उनके संघर्ष, उनके प्यार और उनके वजूद का तराना गा रही थी। जब उसने गाने की सबसे ऊंची तान छेड़ी तो हॉल में बैठे हर माता पिता और छात्र की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैक बैकस्टेज से गर्व और आंसुओं के साथ उसे देख रहा था। जैसे ही आखिरी सुर खत्म हुआ, पूरा ऑडिटोरियम अपनी सीटों से उठ खड़ा हुआ। स्टैंडिंग ओवेशन, तालियों और सीटियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्कूल कांप उठा। सोफी ने अपनी जिंदगी का सबसे ऐतिहासिक परफॉर्मेंस दे दिया था, लेकिन कहानी का सबसे भावुक और दिल दहला देने वाला मोड़ अभी बाकी था। शो खत्म होते ही सोफी को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी थी। जैक, कैरोलिन, मैलोरी और स्कूल के बाकी साथियों ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने कुछ ही घंटों में सोफी के घर ठीक वैसा ही सजा दिया जैसा उनका समंदर किनारे वाला वेकेशन होम हुआ करता था। दीवारों पर बीच के बैकड्रॉप्स लगाए गए, फर्श पर बीच चेयर्स रखी गईं और एलिजाबेथ को धीरे से व्हीलचेयर पर बैठाकर मिलाया। जब एलिजाबेथ ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका पूरा परिवार वहां मौजूद थे। सोफी वही विंटेज फ्लोरल ड्रेस पहनकर अपनी मां के सामने उस छोटे से स्टेज पर खड़ी थी। सोफी ने अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर बिना किसी माइक के सिर्फ अपनी मां के लिए वो गाना दोबारा गाया और एलिजाबेथ की आंखों से बहते सुकून के आंसू थे। एलिजाबेथ के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। उसे तसल्ली हो चुकी थी कि उसके जाने के बाद भी उसकी बेटी दुनिया के किसी भी तूफान से टूटेगी नहीं, बल्कि डटकर अपना किरदार निभाएगी। और माँ बेटी के इस अमर प्यार के साथ कहानी समाप्त होती है। जिंदगी हमें हमेशा वो वक्त नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन जो लम्हे हमें अपनों के साथ मिलते हैं वे मौत के बाद भी अमर हो जाते हैं। डोंट से गुड लक हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, हमें कभी मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। अगर सोफी और उसकी माँ के इस अटूट प्यार ने आपकी भी आंखों में आंसू ला दिए हों तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इमोशनल और थ्रिलर कहानियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी किसी अपने के लिए ऐसा त्याग किया है। मिलते हैं अगली दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।